नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अनिल थापक और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो MTS लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, हर एग्जाम में या फिर UPSC का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन या मल्टीपल क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स को एकदम कॉन्सेप्चुअली पहले समझेंगे, फिर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं। हम एक एक करके हर फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही डिटेल में विद एग्जांपल समझने वाले हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि राइट्स क्या होते हैं। तो जब पहले हमें राइट्स समझ में आ जाएंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तब जाके हमें इनकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो राइट्स क्या होते हैं? तो राइट्स आर बेसिकली इंटाइटलमेंट्स और जस्टिफाइड क्लेम्स, या हम इनको क्या कह सकते हैं, दीज आर दी सोशल क्लेम्स। अब सोशल क्लेम्स मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो भी राइट्स का कॉन्सेप्ट है, जो भी राइट्स हैं, वो हमें कहां से मिलते हैं, हमें कौन ग्रांट करता है? दीज आर ग्रांटेड टू द पीपल बाय द सोसाइटी। एक इंसान जिस सोसाइटी में रह रहा है, उस सोसाइटी का वो मेंबर है, तो सोसाइटी के द्वारा उसे ये राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है। तो अब इन्हें हम जस्टिफाइड क्लेम्स भी क्यों कह रहे हैं? अब जस्टिफाइड क्लेम का मतलब क्या है, हम ये थोड़ा समझते हैं। दो एग्जांपल से हम समझाएंगे। मान लो किसी भी सोसाइटी में काफी सारे मेंबर्स रह रहे हैं। ठीक है, काफी सारे मेंबर्स इस सोसाइटी में रह रहे हैं। अब मेंबर्स क्या कर रहे हैं कि मेंबर्स अपने अपने क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लेम्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई इंडिविजुअल्स की लाइफ को बेहतर जीने के लिए, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को अच्छे से जीने के लिए क्या चाहिए? राइट टू लाइवलीहुड की जरूरत है। ठीक है, तो ये अभी क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है कि राइट टू लाइवलीहुड होना जरूरी है फॉर द बेटर सर्वाइवल ऑफ अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इसका ये क्लेम है। वहीं दूसरा इंडिविजुअल क्या कह रहा है? दूसरा इंडिविजुअल क्लेम कर रहा है कि भाई उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एवरीबॉडी हैज अ राइट टू ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक है, यानी दारू पीने का अधिकार होना चाहिए, अल्कोहल। ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल। तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ये तीसरा व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, किसी को भी क्या करना चाहिए, किसी को भी किल करने का राइट होना चाहिए, राइट टू किल समवन। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन व्यक्ति तीन तरह के राइट्स को क्लेम कर रहे हैं। अब ये अभी सिर्फ क्लेम है। ठीक है, ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा क्लेम किए गए हैं कि दीज आर द क्लेम्स ऑफ द थ्री इंडिविजुअल्स। लेकिन अब ये क्लेम्स राइट्स में कब कन्वर्ट होंगे? जब ये क्लेम्स राइट्स में कब कन्वर्ट होंगे? जब सोसाइटी के द्वारा, यानी सोसाइटी में जो अदर मेंबर्स हैं, उनके द्वारा इन्हें एक्सेप्टेंस दे दी जाएगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस दे दी जाएगी बाय दी सोसाइटी के द्वारा। तो ये राइट्स, ये क्लेम्स क्या बन जाएंगे? दीज क्लेम्स बिकम अ राइट्स। और उन्हीं राइट्स को हम फिर क्या बोल देते हैं? जस्टिफाइड क्लेम्स। तो ऑब्वियस है कि सोसाइटी इसमें से किस राइट्स को, किस क्लेम को जस्टिफाई करेगी? राइट टू लाइवलीहुड को। बाकी दो क्लेम्स को, जैसे ड्रिंकिंग अल्कोहल, राइट टू किल, ये ऑब्वियस है कि सोसाइटी इस तरह के जो इंडिविजुअल्स क्लेम है उनको कभी भी जस्टिफाई नहीं करेगी। तो अब ये क्लेम्स राइट्स बने नहीं, तो ये किस तरह के क्लेम हो गए? दीज आर दी ओनली एम्प्टी क्लेम्स हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? एम्प्टी क्लेम्स हो गए। मतलब दे आर नॉट द राइट, दे आर जस्ट एम्प्टी क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ऐसे हम देखते हैं सोसाइटी में, हम जानते हैं कि जैसे राइट टू एजुकेशन, इट इज एन इम्पोर्टेंट राइट इन अ सोसाइटी, बिकॉज जब तक एजुकेशन नहीं होगी सोसाइटी का डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। ठीक है, सोसाइटी, एजुकेशन इज द की फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि राइट्स क्या है, इंटाइटलमेंट्स या फिर जस्टिफाइड क्लेम्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सोशल क्लेम्स, विच आर रिकॉग्नाइज्ड, विच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो जब भी किसी क्लेम को सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो क्लेम क्या हो जाता है? जस्टिफाइड क्लेम्स, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? राइट्स बोल देते हैं। तो मैं बार बार यहाँ पे एक टर्म का यूज कर रहा हूं, सोसाइटी का। ठीक है, बार बार मैं किस टर्म का यूज कर रहा हूं? सोसाइटी का। तो स्टेट का काम क्या है फिर? यानी जो गवर्नमेंट है, यानी जो स्टेट है, उसका काम क्या है? तो बेसिकली जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी ग्रांट्स राइट, राइट्स को देने का किसी भी सोसाइटी के मेंबर को। ठीक है, सोसाइटी में जो भी मेंबर है उनको राइट्स देने का काम कौन करता है?
सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। तो सोसाइटी ग्रांट्स, ठीक है, राइट्स टू द इंडिविजुअल और राइट्स टू द देयर मेंबर्स, ठीक है। तो स्टेट का काम क्या है? स्टेट बेसिकली मेंटेन दीज राइट्स, मेंटेन करती है, उनको इन्फोर्स करती है, ठीक है, राइट्स को इन्फोर्स करती है और मेंटेन करती है। कौन? स्टेट, ठीक है। तो स्टेट कभी भी राइट्स नहीं देती है, स्टेट जस्ट रिकॉग्नाइज और मेंटेन और इन्फोर्स देम, ठीक है, रिकॉग्नाइज। तो ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो राइट्स हैं आखिर उनका आधार क्या है क्लेम करने का। जो भी मेंबर्स के, सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा राइट्स को क्लेम किया जाता है, उनका कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, उनके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो व्हाट आर द बेसिस ऑफ द राइट्स, ठीक है। तो क्या बेसिस है कि राइट्स आर नेसेसरी फॉर लीडिंग अ रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। तो जब तक किसी भी मेंबर को सोसाइटी में या किसी भी स्टेट में किसी भी सिटीजन के पास राइट्स नहीं है, तो वो एक रेस्पेक्टफुल, एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकता है, ठीक है। राइट्स आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर ओवरऑल फॉर द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट्स। मान लो अगर किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया जाए स्टेट के द्वारा, ठीक है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया जाए किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा सोसाइटी में, तो क्या वो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं है। ऐसे ही राइट्स आर आल्सो नेसेसरी टू रेस्ट्रिक्ट और चेक आर्बिट्ररी पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो राइट्स इंडिविजुअल सिटीजन्स के पास, किसी भी स्टेट में सिटीजन्स के पास राइट्स होना बहुत ही नेसेसरी है। अदरवाइज क्या होगा? नहीं तो जो गवर्नमेंट है वो क्या बन जाएगी? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट क्या बन सकती है? तानाशाह बन सकती है, ऑटोक्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। और जब गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक बन जाती है तो लोग उस सोसाइटी में, उस स्टेट में जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनकी बहुत ही दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो मन चाहे जैसे अपना काम करेगी, ठीक है, लोगों को उनके अधिकार नहीं देगी, ठीक है। उसकी जिस तरह उसका जो मन होगा वो पॉलिसी बनाएगी, और इसी प्रोसेस में गवर्नमेंट क्या है? नॉन रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएगी, नॉन रिस्पॉन्सिबल या फिर नॉन अकाउंटेबल भी हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक ना बन पाए, गवर्नमेंट तानाशाह ना बन पाए, इस चीज को चेक रोकने के लिए इंडिविजुअल सिटीजन्स के पास राइट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। राइट ऑल्सो लीड्स टू पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। तो दीज आर द बेसिस टू क्लेम राइट्स इन अ सोसाइटी और इन अ स्टेट, ठीक है। चलिए अब राइट्स को थोड़ा एक डेफिनेशन में हम समझ लेते हैं। तो राइट्स बेसिकली कंसिस्ट इन क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो राइट्स कंसिस्ट इन क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स विच सीक टू रेस्ट्रिक्ट आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट एंड विच आर रिक्वायर्ड टू बी सिक्योर्ड थ्रू लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स। तो स्टेट के अंदर सिटीजन्स के राइट्स को क्या जरूरी है? तो जो भी राइट्स हैं सिटीजन्स को, उनको एक लीगल, प्रॉपर लीगल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू उनको सिक्योर, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तभी तो जाके गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट की जो आर्बिट्ररी पावर है उस पर चेक लगेगा और गवर्नमेंट बाउंड होगी कि वो उन राइट्स को फुलफिल करे, ठीक है, उन राइट्स को फुलफिल करे, गवर्नमेंट अकाउंटेबल बने और गवर्नमेंट क्या करे? अपने देश के जो नागरिक हैं, अपने देश के सिटीजन्स हैं, उनकी वेल बीइंग के लिए क्या करे? काम करे, देश के अंदर सही से लॉ एंड ऑर्डर को क्या करे? मेंटेन करे, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। तो जब सिटीजन के पास इन राइट्स को लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज है वो गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली फुलफिल नहीं करेगी। इसीलिए जरूरी है कि हर कंट्री में जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर क्या है? फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये हमने थोड़ा एक छोटा सा ओवरव्यू समझा राइट्स क्या होता है और राइट्स क्यों जरूरी है किसी भी स्टेट, किसी भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। ना हम देखते हैं कि जो राइट्स होते हैं उन्हें कई बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन ये है कि राइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, नेगेटिव राइट्स और पॉजिटिव राइट्स। तो बेसिकली जो नेगेटिव राइट्स होते हैं, दीज नेगेटिव राइट्स आर बेसिकली अगेंस्ट द स्टेट। किसके अगेंस्ट होते हैं?
अगेंस्ट द स्टेट के होते हैं। जो भी देश में सरकार होती है उसके, जो भी देश में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसके अगेंस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है, गवर्नमेंट जो स्टेट की जो पावर है उस पर चेक लगाया जा सके, उस ठीक है, कि गवर्नमेंट कहीं क्या ना बन जाए, ऑटोक्रेटिक ना बन जाए, गवर्नमेंट कहीं जो लोगों का फ्रीडम है, ठीक है, लोगों की जो राइट्स है उनको सप्रेस ना करे। तो जो राइट्स होते हैं दे एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफ दिस टाइप, लाइक राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है अंडर द आर्टिकल 21। यानी गवर्नमेंट या स्टेट की कोई भी मशीनरी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो देश के अंदर किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को क्या करे, इंडिविजुअल की प्राइवेसी को वायलेट करे। ठीक है, अगर कोई भी स्टेट या स्टेट अथॉरिटी ऐसा करती है तो इंडिविजुअल्स के पास पूरा अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच करे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उस इंडिविजुअल के राइट को कंप्लीटली प्रोटेक्ट और सिक्योर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए निगेटिव राइट। तो बेसिकली निगेटिव राइट्स किसके अगेंस्ट होते हैं, स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, जिससे स्टेट की जो आर्बिट्ररी पावर है उस पर चेक, उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, दूसरे होते हैं पॉजिटिव राइट्स। तो पॉजिटिव राइट्स का काम क्या होता है, बेसिकली दे प्रिस्क्राइब्स फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट टू सिक्योर इंडिविजुअल राइट्स एंड टेक पॉजिटिव मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शंस। तो पॉजिटिव राइट्स क्या कहते हैं, तो बेसिकली ये बताते हैं कि एक देश के अंदर कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जो भी उसकी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की या गवर्नमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी फंक्शंस हैं, स्टेट उस फंक्शंस को परफॉर्म करे जिससे जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जा सके और देश के अंदर जो भी वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके लिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट प्रॉपर मेजर्स ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉजिटिव राइट्स का एग्जांपल क्या है, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, हम स्टेट यानी जो भी गवर्नमेंट है हमारे देश की उसको डायरेक्ट किया है। ठीक है, उसको डायरेक्ट किया है कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बना रही है, ठीक है, जब भी कोई पॉलिसी बना रही है या फिर जब भी कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है या कोई लॉ बना रही है, ठीक है, पॉलिसी हो गई, प्रोग्राम हो गया या कोई लॉ हो गया, तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, तो डीपीएसपी के अंदर जो भी प्रिस्क्रिप्शंस, जो भी डायरेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन की हैं उनको उन्हें ग्राउंड लेवल पे क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। तो गवर्नमेंट हैज टू टेक एफर्ट टू इंप्लीमेंट द डायरेक्शंस गिवन अंडर द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपी क्या हो गया, डीपीएसपी एज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव राइट्स। ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव राइट्स। क्लियर हो गया। साथ ही साथ हम एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं, जो राइट्स हैं उनको मैंने जैसे शुरुआत में भी बताया कि राइट्स को कई क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स हो गए, ठीक है, इकोनॉमिक राइट्स हो गई, इसके अंदर जैसे इकोनॉमिक राइट्स की बात की जाए, जैसे राइट टू वर्क हो गया उसकी बात की जा रही है। ठीक है, सोशल राइट हो गया, ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन की बात हो गई, कल्चरल राइट्स हो गए, ठीक है, कल्चरल राइट्स हो गए। तो जैसे इसमें क्या होगा, राइट टू वर्शिप हो गया, या कोई भी राइट, कोई भी कस्टम या ट्रेडिशन है उसको कोई फॉलो कर रहा है तो इस तरह के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के राइट्स को इस बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है। ना अब थोड़ा समझ लेते हैं कि जो राइट्स हैं आखिर इनमें डिफरेंसेस क्या होता है। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग और हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा राइट्स फंडामेंटल राइट्स है या कौन सा राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है या लीगल राइट्स है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं हम उनको थोड़ा समझते हैं। तो जैसे मैंने अभी राइट्स को आपको एक्सप्लेन किया कि राइट्स एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, तो ये राइट्स हो गए। अब राइट्स क्या है, तो ऐसे राइट्स जिन्हें किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ऐसे राइट्स जिन्हें किसी भी स्टेट के, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा जाता है, ठीक है, मेंशन किया जाता है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोल देते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोल दिया जाता है उन्हें। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं इसी के अंदर, अगर हम इंडियन
फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स का एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है। कहां पर? पार्ट 3 के अंदर। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो पार्ट 3 के अंदर जो भी राइट्स मेंशन किए गए हैं उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक स्पेशल रिकॉग्निशन, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दीज फंडामेंटल राइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ आवर कंट्री। तो इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं। अब ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या हो, चाहे वो मटेरियल डेवलपमेंट हो, ठीक है, मटेरियल डेवलपमेंट भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है। ठीक है, तो बिना फंडामेंटल राइट्स दिए हमारे देश के नागरिकों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन्हें एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन दी गई है। ठीक है, कि दीज फंडामेंटल आर वेरी वेरी नेसेसरी, ये तो राइट्स देने ही देने होंगे सिटीजन्स को। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज देम, ठीक है, इन अ सेपरेट चैप्टर ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए और फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब बात आती है लीगल राइट्स की। तो लीगल राइट्स क्या होते हैं? ठीक है, लीगल राइट्स क्या होते हैं? तो देखो, जब भी किसी देश की संसद, किसी देश की पार्लियामेंट, या किसी देश की किसी देश के अंदर जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, ठीक है, स्टेट असेंबलीज होती हैं, तो स्टेट असेंबली क्या करती हैं, अपने स्टेट के सब्जेक्ट्स पे कुछ लॉ बनाती हैं। जैसे पार्लियामेंट तो देश जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाती हैं। तो जब भी कोई पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली, ठीक है, कोई लॉ, स्पेसिफिक लॉ बनाती है, कोई स्पेसिफिक कानून, कोई स्पेसिफिक एक्ट बनाती है, और उस एक्ट के अंदर वो किसी राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है, राइट्स को प्रोवाइड करती है, ग्रांट करती है टू दी सिटीजन्स को, ठीक है, टू दी सिटीजन्स को। तो इस तरह के दिए, तो इस एक्ट के थ्रू जो राइट्स दिए गए हैं सिटीजन को या किसी भी इंडिविजुअल को, तो उन्हें हम लीगल राइट्स कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क दिया गया किसके थ्रू? मनरेगा एक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? एमजी नरेगा, एमजी नरेगा एक्ट के थ्रू क्या किया गया है? राइट टू वर्क दिया गया है। कितना? 100 डेज वर्क। ठीक है, 100 डेज वर्क। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। ठीक है, हालांकि राइट टू एजुकेशन को 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन जो है उनका फंडामेंटल राइट्स भी बना दिया गया है। लेकिन राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ लीगल राइट। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई पार्लियामेंट या उस देश में जो स्टेट असेंबलीज हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स पर जब भी कोई लॉ बनाती हैं और उस एक्ट या लॉ के थ्रू वो सिटीजन्स को किसी स्पेसिफिक राइट्स प्रोवाइड करती हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? लीगल राइट्स बोल देते हैं। तो आई थिंक ये डिफरेंस जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हमने इनके डिफरेंसेस को समझा। ठीक है, हम यहां से शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली पढ़ना। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का हम डेफिनेशन देखें तो क्या है? अ सेट ऑफ राइट्स है which are the most essential for the all-round development of the individuals and are guaranteed and protected by the constitution which is the fundamental law of the land। ठीक है, तो fundamental rights क्या है? They are very very essential for the all-round development of the individuals, और इनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक स्पेसिफिक चैप्टर में रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड और प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, तो हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम ने क्या किया है? कास्ट सिस्टम ने हमारे देश के अंदर, हमारे सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी के अंदर काफी तरह की इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज जनरेट की हैं, और ये कई सैकड़ों सालों से चली आ रही हैं। तो जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेज हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए एक रीजन है कि फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है? इंप्लीमेंट किया गया है। तो फॉर एग्जांपल जैसे राइट टू इक्वलिटी हम देखते हैं अंडर द फंडामेंटल राइट्स, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ
to rectify the historical mistakes in our society. Equality, right to equality. Clear? ऐसे ही ऑटोक्रेटिक ब्रिटिश रूल एंड नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो हम देखते हैं कि नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे हम क्या कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की मांग कर रहे थे, राइट टू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, ठीक है, हम अपने पॉलिटिकल राइट्स, सिविल लिबर्टीज की डिमांड कर रहे थे, विच वर डिनाइड टू अस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन आजादी के बाद क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस बात को ध्यान रखा कि जो भी इंडियंस हैं, ठीक है, जो भी इंडियंस हैं उनको प्रॉपर सिविल लिबर्टीज और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसका एक एग्जांपल है। क्लियर? यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेचर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, तो जिस तरह से हमारे भारतीय समाज का सोशल स्ट्रक्चर है, उसके लिए जरूरी है कि इसके अंदर क्या किया जाए, फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है, जो माइनॉरिटीज है उसके कल्चरल एजुकेशन राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। तो इस तरह का हमारा सोशल स्ट्रक्चर है। फोर्थ क्या है, लर्निंग लेसन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इवेंट्स। तो काफी सारे जो इंटरनेशनल इवेंट हुए, दे वेरी मच इन्फ्लुएंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वहां से हमने काफी सारी चीजें वहां से पिकअप की है। जैसे हम देखते हैं लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, चाहे फिर वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो या रशियन रिवॉल्यूशन हो, तो वहां से काफी चीजें तो वहां से इंस्पायर, इंटरनेशनल इवेंट से इंस्पायर होकर काफी चीजें हमने अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन की गई है, ठीक है। एंड विजन फॉर द नेशन, हमारे देश के लिए एक अच्छा विजन, क्योंकि जब तक सिटीजन्स के पास उनके राइट्स अधिकार नहीं होंगे, तो सिटीजन्स आर नॉट इन अ पोजीशंस टू वेल कंट्रीब्यूट इन देयर ऑन ग्रोथ और डेवलपमेंट एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और उनकी पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर भाईचारा बने रहे, ठीक है, देश की यूनिटी के लिए खड़े रहे, तो ऐसे में जरूरी है कि लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। तो बेसिकली दीज आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने पीछे अभी डिफरेंसेस में समझा था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स का एक स्पेसिफिक चैप्टर। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एज अ फंडामेंटल राइट्स मेंशन नहीं किया गया? तो इसके पीछे मेनली 3 रीजंस थे। फर्स्ट, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि हम जानते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर द जस्टिशिएबल इन नेचर, यानी संविधान के लागू होते ही फंडामेंटल राइट्स को सरकार को इम्प्लीमेंट करना ही करना होगा। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने अगर फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया, गवर्नमेंट ने अगर इन फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो पीपुल कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेगा कि इनके फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए और प्रोटेक्ट भी किया जाए। लेकिन अगर सोचो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एज अ फंडामेंटल राइट्स ट्रीट करते, तो हमारे देश के अंदर इतना ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं था कि गवर्नमेंट एक ही बार में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सके। और जब गवर्नमेंट सारे राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि जो देश के सिटीजन्स हैं वो सरकार के अगेंस्ट सरकार का विरोध करने लगे, और ऐसे में क्या हो जाएगा, सिविल वॉर जैसी कंडीशन भी डेवलप हो सकते हैं, जिससे क्या पूरा एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और देश आजादी मिलने से पहले ही क्या हो जाएगा, उसकी आजादी खत्म हो जाएगी। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, कुछ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन किया, और कुछ को दूसरे चैप्टर्स में मेंशन कर दिया था, जैसे टीपीएसपी, यानी गवर्नमेंट को इसको एक टाइम दे दिया कि ओवर द टाइम जब हमारी कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट क्या करे, इन फंडामेंटल राइट, इन टीपीएसपी को क्या कर दे, इंप्लीमेंट करे ओवर द टाइम, ठीक है। वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस, तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा बैकवर्डनेस है, तो ऐसे में अगर इंप्लीमेंट कर भी दोगे तो ज्यादातर लोगों को तो उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं होगा, तो उनका राइट्स ऑब्वियसली वैसे ही क्या होगा, वायलेट होता रहेगा। और वास्ट डाइवर्सिटी है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे में पॉसिबिलिटी भी है कि लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर कंफ्लिक्ट हो, जैसे हम आज
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यूसीसी की बात करते हैं, ठीक है, तो यूसीसी एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है जो आजादी के 75 साल से ज्यादा होने के बावजूद भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो देश के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है और बैकवर्डनेस की, तो इसकी वजह से भी काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक अदर चैप्टर्स में रखा गया, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट टू डिसाइड प्रायोरिटी, टाइमिंग एंड मोड ऑफ फुलफिलिंग दैम, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किया था। क्लियर? तो दिस इज द रीजंस कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एज अ फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। अब एक और सवाल आता है, वेदर द फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट और विद absence ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शंस, यानी तो क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट हैं, यानी उन पर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है? तो आंसर है नहीं। देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द exercise of the fundamental rights of the Indian citizens. So fundamental rights are not the absolute, but they are subject to reasonable restrictions. अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, जिनको जब हम फंडामेंटल एक एक करके फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस आर्टिकल के किस फंडामेंटल राइट्स के साथ कौन कौन सी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंशन की गई है, ठीक है। नाउ नाउ हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का इतना सिग्निफिकेंस क्यों, क्या होता अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किए गए होते। तो आखिर फंडामेंटल राइट्स का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे बेसिकली प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों के पास राइट्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू वोट, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसको हम बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हेल्प इन प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। सेकंड, इट these fundamental rights also help in establishing the rule of law and not the rule of man, यानी देश के अंदर एक प्रॉपर कानून है, ठीक है, देश के अंदर एक प्रॉपर संविधान है, और देश के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सरकारें हैं, वो किस तरह से काम करेंगी, जो भी नियम कानून हमारे संविधान या जो भी लीगल लॉज हैं, लॉ बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री का है तो वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर दे, नो। तो फंडामेंटल राइट्स हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इसका मतलब वही है कि गवर्नमेंट की क्या करे, ये गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी पावर पे क्या करता है, रोक लगाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी पावर पर रोक लगाता है, ठीक है, कौन, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नाउ दे आल्सो प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम, जो हम जानते हैं क्योंकि काफी सारे राइट टू फ्रीडम्स, राइट टू लिबर्टीज फंडामेंटल राइट्स के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, जिसको हम और एग्जांपल के थ्रू जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। दे ऑल्सो मेंटेन सेक्युलर फैब्रिक ऑफ आवर नेशन, तो जैसे हम देखते हैं एग्जांपल आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, वहां पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोफेस रिलीजन और प्रोपोगेट रिलीजन जैसे फंडामेंटल राइट्स को इंडिविजुअल और कम्युनिटी को दिया गया है, विच शोज द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ आवर नेशन। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स एगलिटेरियन सोसाइटी, देश क्या हो, हमारे देश में जो इनइक्वालिटीज हैं उनको रिड्यूस, उनको मिनिमाइज करने में फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो प्ले अ की रोल इन मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटीज persisting in our society for a long period of time, ठीक है। कैसे, जैसे राइट टू इक्वलिटी का राइट दिए के लोगों को, ठीक है, कास्ट हो गई, ठीक है, रिलीजन हो गया, ठीक है, रेस हो गया, इसके बेसिस पे और भी कई सारे ग्राउंड है। तो इनके बेसिस पर हमारी सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पर, रेस या सेक्स या जेंडर के बेसिस पे, फंडामेंटल राइट्स इस तरह की डिस्क्रिमिनेशंस को रोकता है और सोसाइटी के अंदर एक एगलिटेरियन ऑर्डर को प्रमोट करता है। सो दीज आर द ह्यूज सिग्निफिकेंसेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट्स व्हाई दे आर मेंशन्स इन अ स्पेसिफिक चैप्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड जो बेसिक जो स्टैटिक चीजें, जो फैक्ट्स, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 के अंदर मेंशन किया गया है, कहां से, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहां से इंस्पायर होके लिए हैं,
फ्रॉम द यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेसिफिक चैप्टर मेंशन किया है, कौन सा, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैग्ना कार्टा का बेसिकली मतलब होता है ग्रेटर चार्टर, ग्रेटर चार्टर, या हम इसको बोले द चार्टर ऑफ राइट्स, यानी एक बेसिकली लिस्ट ऑफ राइट्स होती है, ठीक है, उसको मैग्ना कार्टा बोल देते हैं। तो बेसिकली जो मैग्ना कार्टा हम टर्म यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, तो बेसिकली क्या हुआ 13th सेंचुरी के 215 में, ठीक है, 1215 में क्या हुआ, जो इंग्लैंड का किंग जॉन था, किंग जॉन, उसने क्या किया, वहां के कुछ लोग जो इंग्लैंड के सिटीजन्स थे, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट पे, वहां पर जो राजा था, ठीक है, जो भी मोनार्कल सिस्टम था, वहां पे उसको फोर्स किया कि जो सिटीजन है ब्रिटिशर्स, उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाए। तो किंग जॉन ने 1215 में एक लिस्ट, राइट्स की एक लिस्ट पब्लिक की, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो वहीं से ट्रेडिशन स्टेब्लिश हुआ और मैग्ना कार्टा टर्म्स का यूज किया जाने लगा विद रिस्पेक्ट टू बेसिकली द राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। नाउ द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर। अब जस्टिशिएबल इन नेचर मतलब कहने का मतलब क्या है, कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन हो रहा है, ठीक है, या उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है, तो सिटीजन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स उनको वायलेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट मशीनरी के द्वारा, या फिर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेंगे, उन गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर जो गवर्नमेंट उसके राइट्स को वायलेट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द वायलेशन, ठीक है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, क्या बोलते हैं, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यही रीजन है। There were 7 fundamental rights originally in our constitution, but at present only 6 fundamental rights are there. यानी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया, लेकिन बाद में एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी दूसरे पार्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। ये कौन सा राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से अबॉलिश किया गया, ठीक है, और उसे कहा मेंशन किया गया, आर्टिकल 300A के अंदर उसको मेंशन किया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटाया गया और कौन से आर्टिकल के अंदर उसको फिर से इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या हो जाएगा बेसिकली, तो इस हिसाब से क्या हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं, ठीक है। नाउ इट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो बेसिकली पहले भी था, लेकिन इट वाज मेंशन स्पेसिफिकली इन द फंडामेंटल राइट्स। बट अब ये क्या हो गया, अब ये राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। नाउ हम देखते हैं कि पार्ट 3 के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट मौजूद है, ठीक है। तो पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, एक एक राइट्स को उठाएंगे और उनको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे आगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम हर एक फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके फंडामेंटल राइट्स को पिक करेंगे और उनको डिटेल में उनके हर एस्पेक्ट को पढ़ेंगे और विद एग्जांपल समझेंगे भी। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।